नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 2, जिसमें हम यूरोपियन का आगमन देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के आगमन का रिवीजन किया था। आगे देखते हैं डेनिश और फ्रांस का आगमन। डेनिश यानी डेनमार्क सर्वप्रथम 1616 ईस्वी में भारत में इनका आगमन हुआ था। 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, लेकिन जल्द ही डेनिश अपना सब कुछ बेच करके अंग्रेजों को वापस चले गए। फिर लास्ट आते हैं फ्रांसीस। 1664 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली सरकारी कंपनी स्थापित की थी। फ्रांस में शासन था लुई 14 का और वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। भारत में 1668 ईस्वी में यह अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता थे फ्रांसिस कैरो। दिल्ली में शासन था मुगलों का, जिसमें कि औरंगजेब का शासन रहा 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद क्षेत्रीय शक्तियाँ स्वतंत्र होने के लिए आपस में संघर्ष करने लगती हैं और उस वक्त वर्ल्ड में इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था। इंग्लैंड और फ्रांस कॉर्नेटिक नामक स्थान पर उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध करने लगे। कॉर्नेटिक यह कर्नाटक से नहीं संबंधित बल्कि एक स्थान है जो कि हैदराबाद के नज़दीक पड़ता है, आप याद रखेंगे। यह संघर्ष अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ, जिसे कॉर्नेटिक वार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कॉर्नेटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 युद्ध हुए कर्नाटक के 1746 से लेकर के 1763 के बीच। आइए देखते हैं तीनों कॉर्नेटिक वार को एक साथ। फर्स्ट कॉर्नेटिक वार हुआ 1746 ईस्वी से लेकर के 48 तक। इसके अंतर्गत एक्सला-शापेल संधि हुई, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। सेकेंड कॉर्नेटिक वार के अंतर्गत पौंडीचेरी की संधि होती है। फ्रांस इसमें हार जाता है। फ्रांस के गवर्नर थे डुप्ले, याद रखेंगे आप। थर्ड कॉर्नेटिक वार हुआ था 1758 से लेकर के 1763 के बीच। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होता है। 1763 में पेरिस की संधि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पेरिस की संधि पूछा जाता है कब होती है, तो 1763 ईस्वी में। इन दोनों के बीच वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। वांडीवास का युद्ध आयरकुट वर्सेज काउंट द लिली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच होता है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता रहती है। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आंग्ल फ्रांस युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो सेकेंड आंग्ल फ्रांस युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट चार्ट देखते हैं एक साथ। यूरोपीय कंपनियां कब आई थी और इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी? तो फर्स्ट आए थे पुर्तगाली, जो कि भारत में इनका आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित करते हैं। सेकेंड आए डच। डच भारत में 1602 ईस्वी में आते हैं। इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। फिर आए अंग्रेज 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आने के बाद 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। फिर आए डेनिश। 1616 ईस्वी में भारत में इनका आगमन होता है। 1620 ईस्वी में डेनिश अपनी पहली व्यापारिक कोठी त्रावणकोर में स्थापित करते हैं। फिर लास्ट आते हैं फ्रांस। 1664 ईस्वी में इनका भारत में आगमन होता है और 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। आप एक ट्रिक की सहायता से इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है, पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई। यह क्रम वाइज आप इस ट्रिक की सहायता से याद रखें। अगला देखते हैं क्षेत्रीय शक्तियाँ यानी रीजनल पावर, जो कि दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी के बाद क्षेत्रीय शक्तियाँ आपस में संघर्ष करने लगती हैं स्वतंत्र होने के लिए।
बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, अवध, मराठा, सिख इत्यादि क्षेत्रीय शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश यह बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र आते थे। दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। बंगाल महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र था बंगाल, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी और रेवेन्यू अधिक प्राप्त होता था। बंगाल दिल्ली से अधिक दूर भी था, इस कारण यह पहली पसंद था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मद्रास में सेंट जॉर्ज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1641 में की जाती है और 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। औरंगजेब ने बंगाल पर अपना शासन बनाए रखने के लिए 2 पद स्थापित किए थे, दीवान और सूबेदार नियुक्त किए थे। दीवान रेवेन्यू की वसूली करते थे और सूबेदार कानून बनाते थे। सूबेदार राजकुमार था, जो कि नाम था उसका अजीमू शान, और दीवान था मुर्शीद कुली खां। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद यह दीवानी और सूबेदारी अपने अधिकार में ले लेता है और बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। बंगाल का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां है, याद रखेंगे आप। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। मुर्शीद कुली के खान के बाद कोई योग्य शासक बीच में नहीं रहा। फिर आया अली वर्दी खां। 1740 से 1756 ईस्वी तक इसका शासन था। यह एक योग्य शासक था। अली वर्दी खां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर छेड़ा तो काट खाएगी और नहीं छोड़ा तो यह शहद देंगी। यह कथन था अली वर्दी खां का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आगे देखते हैं सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां के बाद एक योग्य शासक आता है सिराजुद्दौला, जिसका शासन 1756 से 57 तक रहता है। सिराजुद्दौला दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए फोर्ट विलियम पर कार्यवाही शुरू कर दी 1756 ईस्वी में, और इसने कलकत्ता का नया नाम अलीनगर रख दिया। अलीनगर की संधि होती है, इसके अंतर्गत सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को खदेड़ देता है। 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। दस्तक क्या है, आइए इसे समझते हैं। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर बीमार पड़ता है, जिसका इलाज अंग्रेजों द्वारा करवाया जाता है और फर्रुख सियर खुश होकर के अंग्रेजों को बिना शुल्क के व्यापार की परमिशन दे देती है। इसे ही दस्तक कहा गया। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है, इसलिए मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। मीर जाफर अंग्रेजों को पैसा देते देखते थक जाता है, फिर यह मना कर देता है देने से, तो इसको हटा देते हैं अंग्रेज। फिर मीर कासिम को नियुक्त करते हैं बंगाल का नवाब। यह एक योग्य शासक था, जो कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया और इसने जर्मन वाल्टर की नियुक्ति की सहयोग के लिए। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और अवध बंगाल मुगल सम्राट, अवध से शुजाउद्दौला, बंगाल से मीर कासिम और मुगल सम्राट से शाह आलम सेकेंड युद्ध लड़ते हैं, जिसमें कि इनकी पराजय होती है अवध बंगाल और मुगल सम्राट का, और ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रहती है। इसके बाद एक वर्ष के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के अंतर्गत किसके नेतृत्व में इलाहाबाद की संधि होती है? तो क्लाइव के नेतृत्व में इलाहाबाद की संधि होती है, याद रखेंगे। और बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी
और अवध बंगाल मुगल के बीच संधि हुई। इलाहाबाद और कड़ा का राजस्व मुगल सम्राट को दिया जाएगा, यह समझौता हुआ। दूसरा, अवध पर जुर्माना लगाया गया 50 लाख रुपए का। और अगला है, बंगाल पर दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, जिसके कारण बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। द्वैत शासन की शुरुआत क्लाइव ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई, जो कि रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। और एक्सपेंडिचर यानी इसका व्यय नवाबों को दिया गया। यदि आय होगी ही नहीं तो व्यय कैसे करेंगे नवाब, जिसके कारण वहाँ की जनता में आक्रोश फैलने लगा। इसी को कहते हैं ड्यूल सिस्टम यानी द्वैत शासन। इसकी शुरुआत क्लाइव ने किया और अंत वारेन हेस्टिंग ने किया। शॉर्ट नोट में रिवीजन करते हैं। बंगाल सबसे प्रिय क्यों था? क्योंकि यहाँ भू राजस्व अधिक था, यह दिल्ली से अधिक दूर भी था। इस पे अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने दीवान और सूबेदार की नियुक्ति की। दीवान था मुर्शीद और सूबेदार था अजीमुशान। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल को स्वतंत्र राज्य मुर्शीद कुली खां घोषित कर देता है और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। अलीवर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा। सिराजुद्दौला के बारे में देखते हैं। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से इसका नाम बदल करके अलीनगर रखा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है विश्वासघात के कारण। इसमें विश्वासघात कौन किया? तो मीर जाफर ने किया था। फिर बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर के बाद मीर कासिम। इसने मुंगेर राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद से। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है हेक्टर मुनरो वर्सेस शुजाउद्दौला के बीच। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, इन तीनों के बीच होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है क्लाइव के नेतृत्व में। बंगाल में दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। इसे ड्यूल सिस्टम कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करना चाहते हैं तो डेली आप करंट अफेयर का रिवीजन मात्र 10 मिनट में कर सकते हैं।